प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ जापान में मुलाकात करते हुए, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, भारत के अंदर अमेरिकी निवेश का रास्ता तलाश रहे हैं, मगर दूसरी तरफ एक के बाद एक देश के अंदर मंदिर मस्जिद विवादों को जन्म दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री, आज मैं आपसे एक हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं। आज आपको एक राष्ट्रीय मंच पर आकर यह ऐलान करना होगा कि कितने और मंदिर मस्जिद विवाद, आप बता दीजिए कि किन किन मंदिर मस्जिद पर और विवाद होगा। देश फिर अपनी सारी ऊर्जाएं उस पर लगाएगा। इकॉनमी, चाइना से जिस तरह से खतरा आ रहा है, बाकी तमाम मुद्दों को भूलकर हम उसी पर ध्यान देते हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं। मगर उसके बाद सही मायनों में राष्ट्र निर्माण पर हमारा फोकस होना चाहिए। सही मायनों में सर्वधर्म समभाव, सबका साथ सबका विकास, जो मुझे लगता है भाजपा सरकार का एक भौंडा नारा है, एक वाहियात नारा है, मुझे लगता है फोकस उसी पर होना चाहिए। कितने और विवाद, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि 40,000 और ऐसे मस्जिद हैं जिनकी जड़ों को हमें और खोदना है। मैं ये समझना चाहता हूं कि आप इस विवाद को और कितना आगे बढ़ाएंगे, कितनी देर और मेरे देश का हिंदू और मुस्लिम युवा इन मुद्दों में फंसा रहेगा। और फिर विदेशों में जाकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जो अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। बीते 8 वर्षों में हमने एक स्ट्रांग, रेजिलिएंट और रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी की पहचान बनाई है। 8 सालों में जिम्मेदार डेमोक्रेसी, कमाल करते हैं मोदी जी, आप भी अच्छा मजाक करते हैं। आगे, भारत की डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आज समाज के वैसे लोग भी जुड़ रहे हैं जो पहले कभी इसका हिस्सा बन ही नहीं पाते थे। प्रधानमंत्री, जब ये बात आप कह रहे होंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके मन में एक हल्की सी कसक होगी। आप ये कह रहे हैं कि पहले इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा कई लोग नहीं थे, अब नए लोग जुड़ रहे हैं। क्या आप मुझे बतलाने का प्रयास करेंगे कि इस देश के अंदर जिस तरह से हिंदुओं मुसलमानों में बंटवारा किया जा रहा है, जिस तरह से दलितों को या मुसलमानों पर निशाना साधा जा रहा है अलग अलग मोर्चों पर, ये जो आपका दावा है क्या वो कहीं पर भी ठहरता है? और सबसे शॉकिंग बात क्या है, मैं आपको बताता हूं। सबसे शॉकिंग बात यह है कि देश के सामने एक आर्थिक तूफान का खतरा बना ही हुआ है। थोड़ी देर बाद मैं आपको बतलाने वाला हूं कि चीन इस वक्त उन इलाकों में किस तरह का सैनिक जमावड़ा बना रहा है जहां पहले उसकी एक पोस्ट भी नहीं होती थी, एक मिलिट्री पोस्ट भी नहीं होती थी। वहां पर उसने जबरदस्त स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए हैं और मोदी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। मैं आपको बाकायदा एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के जरिए बताना चाहता हूं। दोस्तों, हकीकत यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने 2-3 दिन पहले जब यह मामला आया था, तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्वर्णिम मौका था इस मुद्दे का समाधान करने के लिए। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 1947 से पहले जो मंदिर था, जो मस्जिद था, वो मंदिर मस्जिद बने रहेंगे अब भी, राम मंदिर को छोड़ के कोई परिवर्तन नहीं आएगा किसी धार्मिक स्थल में। मगर जब यह मामला जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने आया तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह कहा कि जब हम किसी ऐतिहासिक स्थल का धार्मिक स्वभाव का फैसला कर रहे हैं, उसके धार्मिक चरित्र का फैसला कर रहे हैं, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उसके आड़े नहीं आ सकता। जबकि आप जानते हैं 2019 में जब राम मंदिर पर फैसला सुनाया गया था, तब 5 जजों की खंडपीठ ने साफ तौर पर कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक बहुत ही बेहतरीन कानून है, एक बहुत ही बेहतरीन दिशा निर्देश है जो इस देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाए रखने में बहुत जरूरी है। मगर सुप्रीम कोर्ट का भी रवैया आपके सामने था। यही नहीं, 1968 में मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच में एक समझौता हुआ था, और जब इस समझौते को चुनौती देने को लेकर एक याचिका सामने आई, तब मथुरा की एक अदालत ने यह फैसला सुनाया कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बहाने
हम उस चुनौती को निरस्त नहीं कर सकते, उस चुनौती को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, खारिज नहीं कर सकते। यानी कि अदालतें खुद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धज्जियां उड़ा रही हैं, जिसकी तारीफ खुद सुप्रीम कोर्ट ने की थी। तो एक तरफ अदालतों का यह रवैया, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्णतः खामोशी। और फिर आपके सामने असदुद्दीन ओवैसी जैसे महानुभव हैं। इनका ताजा बयान मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ओवैसी ने कहा, मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन यह बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। जाहिर सी बात है, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि कई मुगल बादशाहों की बीवियां हिंदू थीं। अब यह विवाद बन गया है कई जगहों पर, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस पर डिबेट्स भी हो रहे होंगे, क्योंकि मैं न्यूज चैनल्स नहीं देखता हूं। मैं इस मुद्दे को धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहता हूं। मेरी आपत्ति इस बयान पर एक महिला के नजरिए से है। जब आप एक राजनीतिक युद्ध लड़ रहे हो, जब आप राजनीतिक छींटाकशी कर रहे हो, तो कृपया महिलाओं को उससे दूर रखें। कई महिलाओं ने ओवैसी साहब के इस बयान पर आपत्ति दर्ज की है। यह बयान मुझे लगता है महिलाओं के नजरिए से निहायत ही संवेदनहीन है, बहुत ही इनसेंसिटिव है, और आने वाले दिनों में इसी बयान का हवाला लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष पर लगातार हमला करती रहेगी, ओवैसी साहब पर लगातार हमला करती रहेगी। अगर दूसरी तरफ तमाम मुद्दों को ज्वलंत किया जा रहा है, कुतुब मीनार को भी नहीं बख्शा जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि यह मामला अदालत के सामने है। वहां क्या हुआ, जैसे कि आप जानते हैं कि कुतुब मीनार में 9 दिसंबर 2020 को हिंदू संगठनों ने एक याचिका दाखिल की थी, और इस याचिका में उन्होंने यह दावा किया था कि 27 मंदिरों को तोड़कर परिसर बनाया गया था। दूसरा, वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ा गया था। तीसरा, हमें वहां पूजा की अनुमति दी जाए। अब इसके जवाब में एएसआई ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पूजा का अधिकार नहीं दे सकते। कोर्ट में दाखिल याचिका पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपना जवाब साकेत कोर्ट में दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं कानूनी तौर पर सही नहीं है। पुराने मंदिर को तोड़कर कुतुब मीनार परिसर बनाना ऐतिहासिक तथ्य का मामला है। कुतुब मीनार को 1914 से संरक्षित स्मारक का दर्जा मिला है, उसकी पहचान बदली नहीं जा सकती, और न ही अब वहां पूजा की अनुमति दी जा सकती। संरक्षित होने के समय यहां कभी पूजा नहीं हुई है। यह एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। मैं आपको ये तमाम मिसालें क्यों बतला रहा हूं, चाहे ज्ञान व्यापी हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, कुतुब मीनार हो, और फिर आपको याद होगा ताजमहल के अंदर भी 22 कमरे खोलने की बात आई थी, जिसे शुक्र है अदालत ने खारिज कर दिया था। मैं आपको यह बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि देश के युवा का ध्यान सिर्फ इसी मुद्दे पर भटकाया जा रहा है, और दूसरी तरफ देश के सामने कई कठिन चुनौतियां हैं। प्रधानमंत्री ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते कि एक तरफ तो आप जापान में जाकर इस तरह की तस्वीरें पेश करें, एनआरआईज आपके लिए मोदी 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 करें, क्योंकि देखिए वो एनआरआईज जो है ना, वो अमेरिका में, जापान में, कनाडा में, यूके में, वहां पर वो लोग सुरक्षित हैं, अपनी जिंदगी आसानी से गुजार रहे हैं। उन कायरों से अगर मैं कहूं कि आओ अपनी सारी संपत्ति बेचकर भारत में काम करो, तो एक भी कायर यहां आकर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि आज भाजपा के इस भारत में काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो माहौल बना दिया गया ना, आप उसमें बिजनेस कर सकते हैं, और सांप्रदायिक भाईचारा तो बर्बाद हो गया है। इनमें से कोई भी कायर अपनी संपत्ति बेचकर भारत नहीं आना चाहेगा। मगर यह सवाल हमें खुद को देना है, इस सवाल का जवाब कि क्या मंदिर और मस्जिद के चलते हम अपना भविष्य इस तरह से बर्बाद करते रहेंगे। और चलिए उस बात को भूल जाइए, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, और बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट आई है। आपकी स्क्रीन पर वो रिपोर्ट ये कह रही है कि अक्साई चिन और वो तमाम विवादित इलाके जिसे भारत अपना बताता है और जहां पर चीन का कब्जा है, वहां पर चीन बहुत ही सॉलिड, बहुत ही मजबूत सैनिक ढांचे बना रहा है, अपना जमावड़ा बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा कर रहा है।
यह इंटरनेशनल रिपोर्ट है और यह इंटरनेशनल रिपोर्ट सिर्फ कहासुनी के आधार पर नहीं है, बाकायदा प्रमाणों के साथ। एक एक प्रमाण मैं आपके सामने पेश करूंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार संसद में क्या कहा था। याद है आपको कि अक्साई चिन्ह हमारा है और हम उसे हासिल करके रहेंगे। इत्तेफाक देखिए, गृह मंत्री के इसी बयान के बाद गालवान घाटी में तनाव पैदा होता है और 1975 के बाद पहली बार इस तरह का टकराव होता है जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं और चीन के भी जवान मारे जाते हैं। मगर गृह मंत्री के उस बयान के ठीक बाद इस तरह का टकराव या उसको लेकर तनाव पैदा होता है। अब मैं आपको बताता हूं, अक्साई चिन्ह जिसे हम अपना हिस्सा मानते हैं, जिस पर चीन का कब्जा है, वहां पर चीन अपने सैनिक जमावड़ा बना रहा है। बाकायदा तस्वीरों के जरिए मैं आपको बतलाने वाला हूं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों मैप नंबर 1 अक्साई चिन्ह डेप्सांग प्लेन्स में देखिए, ये जो चौकोर बनाए हैं, ऑरेंज रंग के चौकोर, ये बता रहा है कि वहां पर किस तरह के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। गालवान घाटी में भी देखिए, आप देख सकते हैं ऑरेंज जो स्क्वायर्स हैं, यहां पर भी बाकायदा मिलिट्री स्ट्रक्चर है, उनका तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया जा रहा है, सोलर पैनल्स हैं। और फिर देखिए हॉट स्प्रिंग्स एंड गोग्रा एरिया, यहां पर चाइनीज मिलिट्री पोजीशन साफ तौर पर देखी जा सकती है। पैंगोंग सो, यहां पर भी चाइनीज मिलिट्री पोजीशन देखी जा सकती है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, 2020 से पहले यहां पर पूरा सन्नाटा था, यहां पर ऐसा कुछ नहीं था। कुछ और मैप्स पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। आपके सामने यह है डेप्सांग प्लेन्स की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें। कुछ दिनों पहले यहां पर चीन की सिर्फ कुछ ऑब्जर्वेटरी पोस्ट थी, कुछ बहुत ही सामान्य वहां पर पोस्ट हुआ करती थी। मगर अब जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे स्क्रीन पर देखिए, वहां पर बाकायदा दिख रहा है सैटेलाइट के जरिए कि टैंक्स तैनात किए गए हैं, आर्टिलरी तैनात किया गया है। आर्टिकल क्या कहता है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। टुडे दिस एरिया बोस्ट्स अ लार्ज मिलिट्री ऑप्शन कंपोज्ड ऑफ इन्फेंट्री शेल्टर्स एंड एम्युनिशन स्टोरेज फैसिलिटीज एज वेल एज टैंक्स एंड आर्टिलरी सिस्टम्स। द चाइनीज प्रेजेंस एट डेप्सांग प्लेन्स evolved from a limited mission to a permanent deployment of large combat capable force that would present serious challenges for India from its positions। यानी कुछ दिनों पहले तक यहां कोई चुनौती नहीं थी, मगर अब जिस तरह से वहां पर डेप्सांग प्लेन्स में टैंक्स हैं, आर्टिलरी है, वो भारत के लिए एक बहुत ही गंभीर चुनौती पेश करती हैं। अब दोस्तों गालवान में मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक और आपके सामने सैटेलाइट से ली गई तस्वीर देखिए। गालवान में चीन ने आकर भारतीय जमीन पर, खासकर एलएसी के इस तरफ कब्जा कर लिया था। मगर बाद में जब टकराव हुआ और उसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत हुई तो चीन को पीछे मुड़ना पड़ा। मगर चीन अभी भी वहां बना हुआ था जहां पर भारतीय सैनिक बहुत आसानी से एक जमाने में गश्त किया करते थे। अब आप इस तस्वीर में देखिए, चीन ने यहां बाकायदा परमानेंट बेस बना लिए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सोलार पैनल्स दिख रहे हैं बाकायदा। यह है गालवान घाटी का हाल उन जगहों पर जहां पर पहले कुछ नहीं हुआ करता था, मगर चीन अपना जमावड़ा बना रहा है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश याद है आपको, सारीचू नदी, अपर सुबनसिरी जिला, कुछ दिनों पहले आपको याद होगा यहां पर चीन का एक मिलिट्री पोस्ट हुआ करता था। अब चीन ने वहां 100 घरों का एक गांव बसा लिया है। बात यहां नहीं रुकती, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर देखिए दोस्तों। The new enclave of 60 buildings in the Shiyomi district, which did not exist in 2019, has come up 6 kilometers inside the territory claimed by India in the region between the LAC and the international boundary। ये क्या बता रहा है, वहां पर शियोमी जिला है अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय जमीन जिसे भारत अपना मानता है, 6 किलोमीटर अंदर वहां पर 60 बिल्डिंग्स चीन ने तैनात या चीन ने खड़ी कर दी हैं। आपके सामने बाकायदा आप देख सकते हैं इस सैटेलाइट मानचित्र के जरिए, सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर के जरिए पता चल रहा है। पूरे स्क्रीन पर देखिए,
अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने आपको बाकायदा बताया कि चीन हमें किस तरह का खतरा बता रहा है, किस तरह की चुनौती पेश कर रहा है। ऐसे में क्या हम सब खामोश बने रहें? क्या हम सब सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद में आपस में लड़ते रहें? अरे भाई, दिमाग का इलाज करो। आपस में लड़ने से चीन का खतरा, आर्थिक जो चुनौती है वो नहीं खत्म होने वाली है। हमें एक साथ मिलकर रहना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। बचिए उन लोगों से जो हमें आपस में लड़ा रहे हैं। और मोदी सरकार बाज आए, मुद्दों पर फोकस कीजिए जिस पर फोकस किए जाने की जरूरत है। बुरी लग रही है मेरी बात? कोई बात नहीं, बुरी लगने दीजिए, क्योंकि मुझे इस देश की परवाह है। मुझे आपके गालियों की परवाह नहीं है, अपने देश की परवाह है। कृपया उस पर ध्यान दीजिए, समझे? नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।